तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है विश्वागुरु बीपीएससी चैनल के ऊपर। और आपको पता है कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। हम कर रहे हैं 69th बीपीएससी मेंस की तैयारी। और उसमें भी जो करेंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक रहे हैं पिछले 2 साल के अंदर, और सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा पिछला 1 साल एक्चुअली में, लेकिन 2 साल के टॉपिक्स में भी हम जाएंगे और एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम कर ही डालेंगे। ठीक है, तो उसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन जो है ना भाई, एक बहुत ही रिकरिंग थीम है। इससे क्वेश्चन आता ही आती है, इसका इंडिपेंडेंस से को लेके और बाकी सारी चीज़ों को लेके कैसे काम करती है ना। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि इससे क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर जो भी है बनेगा। ठीक है, तो पहली बात कि हम ये समझ लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल्स 2023 जो है क्या है। तो मेजर हाइलाइट्स बिल्कुल ब्रीफली देख लेते हैं कि ये जो बिल है ना, ये 1991 के जो यही सेम बिल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 जो थी, उसको ये रिप्लेस करती है ना। उसके अलावा इस बिल के अंदर जो है अपॉइंटमेंट, सैलरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल कैसे होगा, है ना, और अदर इलेक्शन कमिश्नर का क्या सैलरी होगा, क्या अपॉइंटमेंट होगा, कैसे रिमूवल होगा, सारी बातें इस बिल के अंदर 1991 में जो एक्ट बना था उसके अंदर था। और उसी एक्ट को ये रिप्लेस कर रहा है। मतलब एक तरह से पूरी तरीक़ा से नया प्रोसीजर, नया सब कुछ आ रहा है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट है ना भाई, वो ये है सीईसी एंड ईसी, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन रिकमेंडेशन कौन देगा प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के लिए? एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी, जिस सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग होंगे। एक प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे हमारे, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो होगा या लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर होगा लोकसभा के अंदर, वो मेंबर होगा। तो 3 मेंबर इसमें होंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब, यूनियन कैबिनेट जो पीएम ही अपॉइंट करेंगे एक्चुअली, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा जो है वो होंगे। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो लोकसभा में होगा उसका लीडर होगा। ये आपका मेजर हाईलाइट है बिल का। ठीक है, ये आप इसका गांठ बांध लीजिए। दो ही बात मैं बताया हूँ कि इलेक्शन कमीशन, ये आप सीधा आप इसको लिख सकते हैं ईसीआई एंड अदर ईसी एक्ट, है ना, एक्ट 1991 को ये रिप्लेस कर रहा है। दूसरी बात कि इसमें जो अपॉइंटमेंट की बात कही गई है वो प्रेसिडेंट साहब होंगे, उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। लेकिन सिलेक्शन कमेटी जो होगा उसमें 3 मेंबर होगा, पीएम, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज नहीं है तो फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर होगा उसको ये मौका मिलेगा सिलेक्शन कमेटी में मेंबर बनने का। ठीक है, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसमें थोड़ा सा और हाईलाइट जल्दी से देख लेते हैं। रिकमेंडेशन जो सिलेक्शन कमेटी का होगा वो वैलिड तब भी होगा अगर सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर में से एक मेंबर गायब है या वैकेंसी है। मान लो कि कैबिनेट मिनिस्टर, या फिर मान लीजिए कि आपका लीडर ऑफ अपोजिशन, सॉरी, जो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन साहब हैं वो नहीं है ना, गायब है। तो ऐसे में भी जो सिलेक्शन कमेटी का रिकमेंडेशन होगा वो वैलिड होगा, उसको अमान्य नहीं कहा जाएगा। उसके अलावा एक सर्च कमेटी भी होगा जो सिलेक्शन कमेटी को बताया कि भैया ये आपको इसमें इस नाम में से आपको अपॉइंट करना है किसी को। तो सर्च कमेटी जो होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी उसको हेड करेंगे। ठीक है, और ये एक नाम का जो है पैनल देंगे, पैनल ऑफ नेम्स इट विल गिव टू सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, और जो एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट इंक्लूड होल्डिंग, अब यहाँ पर जो है ना पेज फंस रहा है। ठीक है, इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, अभी तो हाईलाइट सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट इंक्लूड्स होल्डिंग और हैविंग हेल्ड पोस्ट इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या तो सेक्रेटरी या उसके इक्विवेलेंट कोई पोस्ट अगर होल्ड किया है बंदे ने, तभी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन पाएगा भाई। ये पहले नहीं था, ये नया ऐड हुआ है, देखेंगे। सैलरी और कंडीशंस जो सर्विस है, सर्विस कंडीशंस जो होगा सीईसी और अदर ईसी का, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। 1991 एक्ट के तहत ये इक्विवेलेंट था सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर, लेकिन अब ये कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर हो गया है इनका सैलरी और सर्विस कंडीशंस। ठीक है, तो अब हम डिटेल में इस पर बात करते हैं। आपको थोड़ा सा हमने हाईलाइट दे दिया, एक गो थ्रू हो गया, हम अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्शन कमीशन जो हमारा है, इलेक्शन कमीशन
ऑफ इंडिया, जिसका चर्चा जो है हर जगह है ना। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तारीफ की गई है। इसमें कहा गया है इस बिल के अंदर कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन होगा उसमें एक सीईसी होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, और प्रेसिडेंट साहब के ऊपर है कि वो कितना नंबर इलेक्शन कमीशंस का। देखिए सीईसी तो एक ही होगा, ये तो जाहिर सी बात है कि चेयरमैन एक ही होगा, लेकिन जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो कितने होंगे ये प्रेसिडेंट साहब पीरियोडिकली डिसाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये पहला आपका इलेक्शन की कितना मेंबर बॉडी होगा, है ना, ये आपका पहला बात इसमें कहा गया है। दूसरी बात, अपॉइंटमेंट कैसे होगा भैया कमीशन के अंदर। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इस पर सबसे बड़ा जोर दिया गया है। तो बोला गया है कि जो कमीशन होगा वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन वो जो है अपने खुद से अपॉइंट नहीं करेंगे ऑफ कोर्स। ये सिलेक्शन कमेटी होगा जो उनको नाम रिकमेंड करेगा, उसी नाम पर मोहर लगाना होगा। अब ये जो सिलेक्शन कमेटी होगा इसमें ऑलरेडी हमने चर्चा किया हुआ है, 3 मेंबर इसमें होगा, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में है ही नहीं कोई रिकॉग्नाइज्ड, तो फिर जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगा उसका लीडर हो जाएगा। अब देखिए, एक तो प्रेसिडेंट साहब होंगे, प्रेसिडेंट साहब के नीचे होगा सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है इसमें 3 मेंबर बॉडी है ये, है ना। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, एक आपका कैबिनेट मिनिस्टर होगा, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, विच विल बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक, अब सिलेक्शन कमेटी जो है प्रेसिडेंट, उसके बाद एक सर्च कमेटी होगी। ठीक है, सर्च कमेटी होगी जो जिसको हेड करेंगे अपना कैबिनेट सेक्रेटरी साहब। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि 5 नाम जो है सिलेक्शन कमेटी को दिया जाएगा। ठीक है, और सिलेक्शन कमेटी फिर इसमें से कोई एक नाम को रिकमेंड कर देगा प्रेसिडेंट को। तो क्या होगा, ये सर्च कमेटी बैठी कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में। अब इन्होंने 5 नाम को डिसाइड कर लिया कि इन्हीं 5 नाम में से एक को बनाना है। अब ये सर्च कमेटी के पास जाएगा 5 नाम, अब 5 नाम में से एक नाम पर मोहर लग जाएगा, भैया ये नहीं ये, तो ये प्रेसिडेंट साहब फिर इस पर क्या करेंगे, स्टाम्प लगा देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। देखिए, पहली तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं थी इलेक्शन कमीशन ऑफ का अपॉइंटमेंट में। ठीक है, सॉरी, इसमें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कही गई है। सीईसी एंड ईसी मस्ट बी पर्सन्स ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, ईमानदारी बिल्कुल झलकना चाहिए, टपकना चाहिए। हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ये एक, देखिए पहले जो है ना एलिजिबिलिटी उतना क्लेरिफाई नहीं किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। ठीक है, इसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है कि उनके पास इंटीग्रिटी, ईमानदारी जो है बिल्कुल टपकना चाहिए, उनके पास नॉलेज होना चाहिए मैनेजमेंट और इलेक्शन के कंडक्ट कराने का, उनके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बताया गया है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर कुछ है तो उसमें कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा या अदर इलेक्शन कमिश्नर होगा वो गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी होना चाहिए। कभी भूतपूर्व में, भूतकाल में कभी सेक्रेटरी रहा हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहा गया है कि जो सेक्रेटरी होना चाहिए, है ना, कभी पास्ट में वो सेक्रेटरी रहा हो गवर्नमेंट का। ठीक है, ठीक है, या फिर उसके इक्विवेलेंट किसी रैंक में रहा हो भाई, तभी वो जो है ना गवर्नमेंट का, तभी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पोजीशन होल्ड कर पाएगा। टर्म्स एंड रीअपॉइंटमेंट की बात कही गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 6 साल या 65 ईयर जो पहले हो जाए वही उनका टेन्योर होगा। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, बिल्कुल हो सकता है, ये पहले वाला ही प्रोविज़न है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, उसके अलावा क्या कहा गया, सैलरी और पेंशन की बात कर लेते हैं। सैलरी जो है ना, सैलरी हो या अलावेंस हो या अदर कंडीशन सर्विस का हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें या इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करें, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। पहले ये
जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज होता था उसके इक्विवेलेंट हुआ करता था, अब ये कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होगा। दे विल हैव एन ऑप्शन टू ड्रॉ पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम द सर्विस दैट दे बिलोंग टू प्रीवियसली। अब चूंकि कैबिनेट सेक्रेटरी साहब रह चुके हैं ये पहले, तो इनके पास ऑप्शन होगा कि आप चाहें तो पहले वाला जो आपको पेंशन मिल रहा था या जो भी सर्विस का जो बेनिफिट मिल रहा था वो आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। रिमूवल की बात में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है भाई, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूवल करने का जो भी प्रोसीजर है और जो भी ग्राउंड है, वही प्रोसीजर वही ग्राउंड पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाएगा। और जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके उनको रिमूव करने का तरीका ये होगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है कि भाई इसको हटा दिया जाए, तब ये हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट अपने मन से या गवर्नमेंट के जो है रिकमेंडेशन पर नहीं हटा सकता, ओनली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। तो सीईसी का जो रिमूवल है वो तो इम्पीचमेंट से होगा, लेकिन अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है दैट विल बी बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंड ऑन ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए जल्दी से आपको याद क्या करना है, इसमें याद ये करना है कि पहली बात कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कितना मेंबर बॉडी है ये बताया गया है इसमें। अपॉइंटमेंट कैसे होगा इसकी बात की गई है। सैलरी क्या होगा, पेंशन क्या होगा, कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होंगे इसकी बात की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है, रिमूवल की बात की गई है, ये सारी बातें इसमें की गई है। अब इसमें की इशू क्या है, ठीक है, इसका एनालिसिस करेंगे कि ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अदर इलेक्शन कमीशन 2023 बिल आया है, इसमें क्या क्या मुसीबतें हैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक जिसको प्योर बॉडी माना जाता है, इंडिपेंडेंट बॉडी माना जाता है, उसमें क्या पेच आ सकता है इसको समझेंगे, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहली बात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, इसका इंडिपेंडेंस पर भाई साहब खतरा मंडरा रहा है इस बिल के कारण, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में कहा है कि इलेक्शन कमीशन जैसा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको गवर्नमेंट के एक्सटर्नल प्रेशर से बिल्कुल इंसुलेट करके रखना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर मेंबर्स का अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिवली करे, है ना। मतलब सिर्फ एग्जीक्यूटिव के रिकमेंडेशन पर ऐसा अपॉइंटमेंट हो जाए फिर तो दिक्कत हो सकता है ना। और देखिए इस बिल के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जैसे कि आपको जो सर्च सिलेक्शन कमेटी होगा उसमें पीएम होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। अब कहा गया कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन एब्सेंट भी होगा तो रिकमेंडेशन को वैलिड माना जाएगा। अब मान लो कि यही दोनों अगर रिकमेंडेशन कर रहे हैं भाई प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट तो मना नहीं कर सकते, लेकिन ये रिकमेंडेशन जो हुआ, ये जो अपॉइंटमेंट हुई है ना, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही तो किया है और कोई दूसरा जो लेजिस्लेचर था, है ना, वो तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं भाई। वो तो बोला कि हम नहीं आ रहे भाई, मेरा तबीयत खराब है या मैं नहीं आऊँगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सक्लूसिव हो गया ना सिलेक्शन, एग्जीक्यूटिव का एक्सक्लूसिव डोमेन हो गया फिर ये सिलेक्शन, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं जो है हमारा इंडिपेंडेंस जो है इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं वो कर रहा है। बी आर अम्बेडकर साहब का अगर आपने स्टेटमेंट छाप दिया भाई कॉपी में तब तो मज़ा ही आ जाएगा। बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि अगर आपको इलेक्शंस को फ्री और फेयर कराना है ना, रियल सेंस में, तो ये ज़रूरी है कि इसका जो पकड़ है ना, गवर्नमेंट का जो पकड़ है इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस बिल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस को झटका लग सकता है, ठीक है। दूसरी बात, सिलेक्शन कमिटी इज डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और तीसरा लीडर ऑफ ओपोजिशन। ये है ही क्यों भाई, आप ये बताओ कि प्राइम मिनिस्टर के बाद को क्या कैबिनेट मिनिस्टर टाल सकता है? क्या नहीं टाल सकता है। तो ये हमेशा 2:1 रहने वाला है, 2:1 रहने वाला है। ऐसा तो कहीं लिखा गया नहीं कि यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए। तो 2:1 हमेशा ही रहेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा एग्जीक्यूटिव के मन से ही चुना जाएगा, ठीक है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें ही एक तरह से कह लीजिए कि खामी है भाई, खामी है, ठीक है। तो इससे भी इंडिपेंडेंस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फ़र्क पड़ने वाला है। सिलेक्शन कमेटी रिकमेंडेशंस टू बी वैलिड इन स्पाइट ऑफ वैकेंसी और डिफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर वही बात हो गई कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो एब्सेंट भी रहेगा, फिर भी जो सिलेक्शन कमेटी का रिकमेंडेशन है वो वैलिड माना जाएगा, है ना। सिलेक्शन कमेटी में ओवरलुक सर्च कमिटीज सजेशंस ऑफ कोर्स। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात, आप देखिए ना, यहाँ सर्च कमेटी बनाया गया था
सर्च कमेटी क्या करेगी, कुछ पैनल ऑफ नेम्स देगी, 5 नाम देगी, है ना। अब ये सर्च कमेटी के पास जाएगा, ये है हमारा सर्च कमेटी। अब यहाँ से जाएगा ये सिलेक्शन कमेटी के पास। सिलेक्शन कमेटी चाहे तो इस ये 5 नामों को रिजेक्ट कर दे, भाई ये कोई नहीं चाहिए, हम एक नया ही नाम लेके आ रहे हैं। तो ये भी इसमें कहा गया है, ठीक है। मेकिंग सी सी एंड इसी से अब यहाँ पर ये भी कहा गया। उसके अलावा मेकिंग जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और ईसी का जो सैलरी है ना इसमें, उसको इक्विवेलेंट कर दिया है, कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट कर दिया है। जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो एक तरह से कह लीजिए कि इन्फ्लुएंस जो है वो आपका जियोपार्डाइज होने वाला है, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ भाई, क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है। मेकिंग सी सी एंड इसी सैलरी इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी मील टू गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस एज इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स। क्योंकि भाई देखिए, सेक्रेटरी जो है, कैबिनेट सेक्रेटरी, उसका वेतन कौन डिसाइड करेगा, पेंशन कंडीशन सर्विस कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर कैबिनेट सेक्रेटरी का कर दे चेंज, मतलब है ना, कभी भी, तो फिर तो इसका भी चेंज हो जाएगा ना भाई, इलेक्शन कमीशन का, है ना। तो इससे तो अनड्यू इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। क्यों भाई, क्योंकि वो तो फिर गवर्नमेंट बार बार डराएगी भाई कि मैं आपका पेंशन ये कर दूंगा, कम कर दूंगा, सैलरी कम कर दूंगा, है ना। तो ये सब हो सकता है। दिस इज अनलाइक द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज भी। अब देखिए, अब यहाँ पर पेज ये था ना कि सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर सैलरी और पेंशन फिक्स कर दिया गया था। अब कर दिया गया है कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर। कैबिनेट सेक्रेटरी का जो सैलरी और पेंशन ये सब पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती है, पार्लियामेंट में कोई एक्ट नहीं बना है इसके लिए, गवर्नमेंट के मन पर होता है। तो फिर वो ये जो हमारा सैलरी पेंशन है ये भी तो अब गवर्नमेंट के मन पर चला गया ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो ये भी एक बड़ा जो है इसका क्रिटिसिज्म है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक्सक्लूड अदर सुटेबल कैंडिडेट्स, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट है ये इसके लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक्सक्लूड अदर कैंडिडेट्स, आपको पता है कैबिनेट सेक्रेटरी, सॉरी सेक्रेटरी या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट में होना चाहिए, क्या लिखा है, ठीक है। कि जो हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर होगा, वो कभी ना कभी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के रैंक पर होना मतलब मांग रहा है इसमें, है ना, या उसके इक्विवेलेंट रैंक में। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो सेक्रेटरी तो नहीं रहा है लेकिन काफ़ी सुटेबल कैंडिडेट है, तो वो कहीं ना कहीं इलिमिनेट हो जाएगा। और ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस भी करना होता है। क्वाजी जुडिशियल क्यों, क्योंकि मान लीजिए सिंबल को लेकर दो पार्टी में लड़ाई चल रही है ना, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो करना है, उसका ख़त्म करना है। मान लीजिए जो आपका नेशनल पार्टी का स्टेटस होता है वो ख़त्म करना है, या प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भी देना होता है। डिस्क्वालिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को ये भी रिकमेंडेशन भी देना होता है। तो ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन है और एडवाइजरी फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इन पोस्ट्स को सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के लिए लिमिट कर दिया, है ना, तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा सुटेबल कैंडिडेट जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। ये भी एक इसमें क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट, अदर इशूज रिलेटेड कुछ और भी इशूज हैं जो समझना पड़ेगा, क्या है, चलिए। लैक ऑफ पैरिटी इन रिमूवल ऑफ, अब देखिए, देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो सी होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा ना, और जो दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो इसमें कहा गया है कि देयर सैलरी, पेंशन, सब कुछ, कंडीशन ऑफ सर्विस, सब कुछ बराबर होगा। बस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है ना वो फर्स्ट एमंग इक्वल्स होता है, यानी ये तीनों एक ही रैंक के लोग हैं, बस ये पहले आ गया है, बस फर्स्ट एमंग इक्वल्स है, ठीक है। तो ऐसे में जो अगर फर्स्ट एमंग इक्वल्स है भाई, तो आपको जो है रिमूवल का जो प्रोसीजर है ना ये भी इक्वल ही होना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि इस बिल में क्लियरली कहा गया, ऐसे बिल में नहीं कहा गया, पहले से ही यही है कि इसका जो रिमूवल होगा सी का, वो इम्पीचमेंट के थ्रू होगा, ठीक है। लेकिन अदर इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल होगा प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सी, ठीक है। तो ये पैरिटी नहीं है इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस ऑफ द कमीशन, ये भी एक बड़ा मुद्दा है भाई, कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसका कोई इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता है, जैसे लोकसभा का होता है, राज्यसभा का एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट है ना। इवन सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होता है।
लेकिन इसमें हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका कोई इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। और इसके लिए बहुत बार जो है ना, जैसे आप गोस्वामी कमेटी 1991 के अंदर बना था ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो इसने कही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट देना चाहिए ऑन द लाइंस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। इवन सुप्रीम कोर्ट का जो मार्च के अंदर जजमेंट आया है 2023 के अंदर, सारी फसाद की जड़ भाई यही जजमेंट है। मार्च 2000, इस पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया मार्च 2023 के अंदर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जजमेंट था, उसमें ये कहता है कि देर इज़ मतलब कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट इसको प्रोवाइड करें, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली, तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस कमीशन का ज़रूरी है, इसके लिए इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट देना, इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसमें आप बता देंगे दिनेश गोस्वामी कमेटी का रिकमेंडेशन, जिन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट मिलना चाहिए ऑन द लाइंस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और इसी में आप जोड़ दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो मार्च 2023 का जजमेंट है, उसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट मिलना चाहिए। अब मार्च 2023 का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हमने कहा कि सारी फसाद की जड़, तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो है सारी फसाद की जड़ यही है, इसलिए क्योंकि देखिए इसी के कारण जो है ना ये बिल आया है ना। मार्च 2023 में क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो थी 5 जजेज की, उन्होंने यूनानिमसली कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है वो एक कलेजियम के थ्रू होगा, और उस कलेजियम में 3 लोग होंगे, ठीक है। कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर कोई भी जज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको नॉमिनेट करती है। तो ये जो था, ये क्योंकि कहा नहीं गया ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की एग्जैक्टली कैसे अपॉइंटमेंट होगा, तो अभी तक जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, कह लीजिए कि गवर्नमेंट, है ना। तो अभी तो यही हो रहा है भाई, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को लॉ कमीशन भेजता है कुछ नाम, तो ऐसे चल रहा है अभी पूरा गवर्नमेंट के हाथ में, ये समझिए। अभी क्या हो गया है कि जब मार्च 2023 में जजमेंट आया तो उसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलके ही एक नाम को डिसाइड करेंगे, और उसी को फिर प्रेसिडेंट को मुहर लगाना पड़ेगा। अब इसी को जो है विरोध कर दिया एग्जीक्यूटिव ने, कहा कि भाई ये तो आप जुडिशियल ओवर रीच कर रहे हैं, कि आप कैसे कानून बना दीजिएगा कि सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा, नहीं होगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है इस बिल को लेके आई, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, निरस्त कर दिया, है ना। इसमें क्योंकि सीजेआई का कहीं कोई नाम नहीं है, सीजेआई के जगह पर एक कैबिनेट मिनिस्टर का नाम दे दिया गया। तो ये पूरा मार्च जजमेंट जो आया था सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर को लेके, सीईसी को लेके और अदर इलेक्शन कमिश्नर को लेके, उसी वही कह लीजिए कि एक तरह से ट्रिगर पॉइंट था इस बिल के लिए, ठीक है। तो ये इस वीडियो के अंदर इतना ही। थोड़ा सा मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ कि इसमें हमने किया क्या है। तो इसमें हमने पहले तो एक देख लिया कि इस बिल क्या है ना, इसका मेजर हाइलाइट्स देख लिया। 1991 के बिल को ये निरस्त करता है। सर्च कमेटी होगा, सिलेक्शन कमेटी होगा, है ना। की फीचर्स में अपॉइंटमेंट की बात कर ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली, टर्म्स अपॉइंटमेंट, सैलरी, पेंशन, रिमूवल की इशूज क्या क्या हैं। तो इंडिपेंडेंस खतरे में है, सिलेक्शन कमेटी गवर्नमेंट जो है डोमिनेट कर रही है। सिलेक्शन कमेटी का जो रिकमेंडेशन होगा वैलिड होगा अगर वैकेंसी रह जाए तब भी। सिलेक्शन कमेटी जो है वो चाहे तो कमेटी, जो सर्च कमेटी है उसका सजेशन को ओवरलुक कर सकती है। उसके अलावा सैलरी जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के मतलब रैंक इक्विवेलेंट होगा, तो गवर्नमेंट तो कभी भी चेंज कर सकती है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कारण काफ़ी सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स भी जो है क्या एक्सक्लूड हो जाएंगे। उसके अलावा और भी कुछ है, जैसे सीईसी और ईसी का लैक ऑफ पैरिटी है रिमूवल में। सीईसी को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट करना होगा, लेकिन ईसी को रिमूव करने के लिए कोई इम्पीचमेंट का जरूरत नहीं है, तो ये भी एक है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस ऑफ द कमीशन, आप एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए जो नहीं है ना। दिनेश गोस्वामी कमेटी का चर्चा कर लीजिएगा, है ना। उसके अलावा जो मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसकी चर्चा कर लीजिएगा। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर करनी है। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। मेंस जो आपका बीपीएससी 69th का होने वाला, उसके लिए जोर से तैयारी करिए, जोर शोर से। और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप, अरे भाई ये तो भूल ही गया मैं,
भाई आपको इस वीडियो को लाइक करना है यार, मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। शेयर करना है इसको, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ये तो भाई आपका एक समझिए फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय।